So, hello everyone, and welcome to Wise IAS, your true friend in UPSC preparations. In the series of Indian polity, today is the lecture 4, and in this lecture, today we are going to discuss about part 1 and part 2 of the Constitution. Part 1 is dealing with the Union and its territories, and part 2 is dealing with citizenship. So, जब हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जस्ट थिंक ऑफ द सिचुएशन, एक बार के लिए स्टेप इनटू देयर शूज एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए हम दोनों आपस में या हम सब आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं एंड वी आर सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन आवर फर्स्ट मीटिंग व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसमें क्या चर्चा करेंगे और सबसे पहला प्रोविजन क्या बनाएंगे? सबसे पहला प्रोविजन बनाएंगे जो इंडिया है, जो हमारा कंट्री है, उसकी टेरिटरीज क्या होंगी, उसकी बाउंड्रीज कहां तक होंगी। सबसे पहले हम बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे, देन आफ्टर हम डिफाइन करेंगे कि उन बाउंड्रीज में जो लोग रह रहे हैं क्या वो सारे सिटीजन हैं। अगर वो सारे सिटीजन नहीं है तो कौन कौन सिटीजन है, राइट? तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर दी वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस बिगिन विद पार्ट 1 की अगर बात करें, इट इज डीलिंग विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का प्रोविजंस जो है वो पार्ट 1 का है। ये सारे प्रोविजंस डील करते हैं यूनियन और टेरिटरीज के बारे में। बेसिकली आर्टिकल 2A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ओमिट कर दिया गया है। अब आर्टिकल 1 इज डीलिंग विद नेम ऑफ द टेरिटरी, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यू नो, उसका नाम क्या होगा एंड टेरिटरीज क्या क्या उसके अंदर आएंगे, ये सारा आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2A is omitted. Article 3 formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, right? Article 4 is dealing with laws made under Article 2 and 3 to provide for amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारा पहला आर्टिकल, नेम एंड टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब इस यूनियन का हमने यूनियन तो बना दिया, व्हाट कुड बी द नेम एंड व्हाट वुड बी द नेम। देयर वर ह्यूज डिस्कशंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग द नेम ऑफ द टेरिटरी। क्या उसका नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? यही कारण था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 के अंदर इन दोनों नामों को यूज करा गया। इंडिया, दैट इज भारत, shall be union of states. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. हमने देखा कि फर्स्ट शेड्यूल में सब स्टेट्स और यूटीज के नाम लिस्ट डाउन किए गए हैं कि इंडिया के यूनियन में कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूटीज आएंगे, राइट? आर्टिकल 1 क्लॉज 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब इस टेरिटरी के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहला इस टेरिटरी के अंदर आएगा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राइट? देन आएगा द यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फिर आएगा सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सच टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। अब हमारे टेरिटरीज में सबसे पहले स्टेट्स आ गई, यूटीज आ गई। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आया वो वाली टेरिटरीज जो हम अक्वायर करेंगे आने वाले टाइम में। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मालूम था कि आने वाले टाइम में इंडिया के साथ और भी प्रिंसली स्टेट्स जुड़ जाएंगे जो अभी तक नहीं जुड़े, या फिर किसी ना किसी तरीके से हमारी टेरिटरी जो है वो इंक्रीज होगी।
राइट, वो किसी भी तरीके से हो वो इंक्रीज होगी। तो वो कैसे होगी, वो उस टेरिटरी को हम अपने इंडिया का पार्ट कैसे बनाएंगे, दिस इज बाय दिस प्रोविजन such other territories that may be acquired. Then next, Article 2 talks about admission on establishment of new states. Ab these new states are not part of the territory of India earlier. अब उन उसकी एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से किया जाएगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, में एडमिट इनटू द यूनियन, दैट मींस अदरवाइज उसके पहले, उस लॉ से पहले ये टेरिटरी जो थी वो इंडिया के यूनियन का पार्ट नहीं थी। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। जैसा सही लगे भाई वैसा कर लो, पर टेरिटरी पार्लियामेंट ऐड कर दो। अब दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट वो वाली टेरिटरीज जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं है, राइट। मैं इस चीज के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको अगला आर्टिकल समझने में आसानी करेगा। आर्टिकल 2A जो था वो ओमिट कर दिया गया। आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 2 के उल्टा इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 वाज टॉकिंग अबाउट वो वाली टेरिटरीज जो इंडिया की टेरिटरी का पहले पार्ट नहीं, उनकी एडमिशन या उनकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, राइट। नाउ आर्टिकल 3 इज टॉकिंग अबाउट formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है उसके नेम को, उसकी बाउंड्रीज को या उसके एरिया को ऑल्टर करो या किसी तरीके से, या उन्हीं टेरिटरीज में से एक स्टेट को स्प्लिट करके दो बना दो, एक यूटी को स्टेट बना दो, एक स्टेट को यूटी बना दो। तो ये जो सारा काम होगा, ये सारा का सारा काम होगा आर्टिकल 3 के अंदर। The Parliament has given power under Article 3 to amend or to alter the boundaries, names of any state or UT. Right? So, Clause A. A Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states, or parts of states, or by uniting any territory to a part of any state. अब पार्लियामेंट करेगी क्या? पार्लियामेंट एक स्टेट को दो भागों में विभाजित कर देगी। पार्लियामेंट हैज द पावर। पार्लियामेंट दो अलग अलग स्टेट्स को एक बड़ा स्टेट बना देगी। दिस कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट, राइट। पार्लियामेंट कुछ अलग अलग स्टेट्स को दो बड़े स्टेट्स बना सकती, राइट। या फिर पार्लियामेंट दो बड़े स्टेट्स के पार्ट को एक स्टेट बना सकती है, दो स्टेट्स के अलग अलग पार्ट्स को एक स्टेट बना सकती है, राइट। तो पार्लियामेंट कैन डू दिस। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना हो वो इंक्रीज हो जाएगा। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश करना हो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, वो पार्लियामेंट कर देगी। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, वो पार्लियामेंट कर देगी, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए यू कैन से तेलंगाना, राइट। अर्लियर ये हमारा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, अगर आप ये सारा एरिया देखें, उत्तराखंड और यूपी और ये पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियाज क्या थे? तो पार्लियामेंट ने अपनी आर्टिकल 3 की पार्ट्स को यूज कर, राइट। अब जे एंड के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 की पावर को यूज करा, राइट। अब इसका प्रोवाइजो है, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के अलावा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इस ऑल्टरेशन का बिल नहीं आएगा। एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल affects the area, boundaries or name of any of the state
the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired. अब क्या होगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये बिल अपने आप इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रेसिडेंट रिकमेंड न करे, या फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि हमारा नाम बदलो, हमारी जो बाउंड्रीज है इसको अमेंड कर दो, इसको ऑर्डर कर दो, राइट। नेक्स्ट, explanation 1 of this article. In clause A to E, state includes a union territory, but in the proviso state does not include a UT. अब प्रोवाइजो की बात करें कि बिल किस तरीके से इंट्रोड्यूस होगा। अब इस प्रोवाइजो के अंदर दे आर नॉट कवरिंग दी टर्म यूटी, पर अगर हम करें बात इन सारे क्लॉजेस की, state includes a UT. Parliament may by law amend all these things. You can say boundaries, areas, or names of any UT. Right? Explanation 2. The power conferred on the Parliament by clause A includes the power to form a new state or UT by uniting a part of any state or UT to any other state or UT. अब हमने पार्ट ए को डिस्कस करा था, क्लॉज ए को डिस्कस करा था कि पार्लियामेंट या तो किसी एक स्टेट को दो पार्ट्स में बांट देगी, या दो स्टेट्स को एक बड़े स्टेट में बना देगी, या दो स्टेट के कुछ कुछ पार्ट को एक बड़ा स्टेट बना देगी। तो सेम अप्लाइज टू यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। देयर कुड बी टू यूटीज, देयर कुड बी अ स्टेट एंड अ यूटी, राइट? Anything. Next is your Article 4. Article 4 talks about laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule. आर्टिकल 2 या 3 के तहत जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को अकॉर्डिंगली जो है वो अमेंड करा जाएगा, एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स any law referred to in article 2 or 3. आर्टिकल 2 बात कर रहा था वो वाली टेरिटरीज की जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं है, आर्टिकल 3 बात कर रहा है वो वाली टेरिटरीज की जो इंडिया का पार्ट पहले से है पर हम उसको ऑल्टर कर रहे हैं। shall contain such provisions for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provision as to representation in the parliament and in the state legislature or legislature of the state or state affected by such law as parliament may deem necessary. मतलब पार्लियामेंट जो है वो शेड्यूल जो फर्स्ट है उसको तो अमेंड करना पड़ेगा, अगर फोर्थ अमेंड करना पड़ा वो भी करेंगे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी प्रोविजन है इन रिलेशन टू दैट स्टेट वो भी अमेंड होंगी। इट मींस सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल जो जो अमेंडमेंट्स हैं ये उस सबको फॉलो होगी, सबको फॉलो करेगा, राइट? नो सच लॉ as aforesaid shall be deemed to be an amendment of constitution for the purpose of article 368. For the purpose of article 368, अगर पार्लियामेंट ऐसा कुछ करती है तो दैट इज नॉट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. पार्लियामेंट is given full power to do this, right? अब हिंदुस्तान की अगर बात करें एट द टाइम ऑफ 1947, इफ यू कैन से ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करें, जब हमारा माउंट बैटन प्लान आया था, माउंट बैटन प्लान में क्या डिस्कस करा गया था? उसमें ये डिस्कस करा गया था कि पाकिस्तान की टेरिटरी क्या होगी और इंडिया की टेरिटरी क्या होगी।
तीसरा उसमें प्रोविजन था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स का प्रोविजन इस तरीके से उसमें डाला गया, प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन एन ऑप्शन, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। राइट? एट दैट टाइम देर वर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स। इनमें से 552 were on the India side and 13 were on the Pakistan side, right? So out of these 552 princely states, 549 princely states signed agreement of accession with the Union of India. The three left were Junagadh, Hyderabad and Jammu and Kashmir. जूनागढ़ में जो नवाब थे उस टाइम, जूनागढ़ के नवाब चाहते थे, he was a Muslim, he wanted to be in line with Pakistan, but the population was Hindu majority, तो वहां एक रेफरेंडम हुआ, जूनागढ़ इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन गया। हैदराबाद के भी इसी तरीके का कुछ सीन था, वहां के नवाब जो थे वो मुस्लिम थे। राइट? तो वहां पे क्या हुआ, वहां की पॉपुलेशन वाज नॉट इक्वली, यू कैन से देयर वर सम हिंदूज एंड देयर वर सम मुस्लिम्स। तो हैदराबाद के नवाब ने बोला कि हम तो जी इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद वहां आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लूटपाट का माहौल चल रहा था, द मिलिट्री ऑफ हैदराबाद was unable to control all these things. So help was demanded or requested from the neighboring states. वहां एक पोलो मिशन चलाया गया जिसमें नेबरिंग स्टेट्स ने उनको हेल्प करा। एंड इन 1949 हैदराबाद बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। राइट? अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में द पॉपुलेशन was not that equally distributed. There were some Hindus and Muslims. In Kashmir, majority of the people were Muslims. तो वहां के महाराजा हरि सिंह थे, the Prince of Kashmir was Maharaja Hari Singh. He was a Hindu. राइट? तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा कि ना हम तुम्हारे साथ, ना हम तुम्हारे साथ, हम इंडिपेंडेंट। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस the forces of Pakistan started moving towards Kashmir in order to capture the territory of Maharaj Hari Singh. Help was sought from India. तो इंडिया ने महाराज हरि सिंह को ये बोला कि भैया हम आपकी हेल्प क्यों करें, आर यू अ पार्ट ऑफ इंडिया, वाई, हम आपको बचाएं क्यों, वाई टू सेव यू, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। राइट? तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट ऑफ असेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ। इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना, देन आफ्टर 2/3 ऑफ पार्ट was in the possession of India, 1/3 was in the possession of Pakistan.
I'll write again. 2/3 was in possession of India and 1/3 was in possession of Pakistan. तो एक सीज फायर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ और जो लाइन खींची गई उसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। अब बात ये आई, हमने इन चीजों को डिस्कस करा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे जब हमने टेरिटरीज डिफाइन कर दी, अगला सवाल हमारे मन में ये आया, हु कुड बी एंड हु वुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हर वो शख्स होगा जो इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर जाएगा या रहेगा? इस तरीके से तो हमारे पास सिटीजनशिप को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं। तो यही कारण था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को एक पार्ट बनाया गया। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 आर इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 is talking about citizenship at the commencement of the constitution. Article 6 is talking about rights of citizenship of certain persons and who have migrated to India from Pakistan. Article 7 is talking about right of citizenship of certain migrants to Pakistan. Article 8 is talking about rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Right? Article 9 is talking about persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Article 10 is talking about continuance of the right of citizenship. Article 11 is talking about Parliament to regulate the right of citizenship by law. So this particular article gave the right to Parliament to enact a Citizenship Act for India. All the matters relating to citizenship after the commencement of Constitution are governed under this Act, and at the time of Constitution are governed by the provisions under Part 2. Now, Article 5 of the Constitution. See what it says. Citizenship at the commencement of Constitution. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in territory of India. What is domicile? In easy terms, in easy words, you can say your permanent house. अगर आप पक्के तौर पे इंडिया में रहते हैं, यू हैव डोमिसाइल इन इंडिया, एंड फॉर एग्जाम्पल आप श्रीलंका में या चाइना में 2 साल 3 साल की जॉब करने के लिए गए हैं, वापस आपको इंडिया में ही आना है, यू हैव डोमिसाइल इन इंडिया, यू डोंट हैव डोमिसाइल इन श्रीलंका और चाइना, राइट? At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India. The words used here are the territory of India. The territory of India has the same meaning under Article 1. Right? Who was born in the territory of India? There are two conditions. The first one is talking about this domicile, and the second mandatory condition is who was born in the territory of India. या तो आपका डोमिसाइल इंडिया में है और आपका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ, या फिर आपका डोमिसाइल इंडिया में है, या फिर ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपको मिस्टर ए का सिटीजनशिप के बारे में जानना है तो ए के बारे में देखिए, सबसे पहले वो उसका तो डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। डोमिसाइल के बाद या तो उसका खुद का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement.
अब 3 कंडीशंस आपको दी गई ए बी सी, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफाई करनी है और डोमिसाइल तो चाहिए चाहिए। अब तीसरी कंडीशन का कहने का मतलब ये है, या तो वो उसका पहला आ गया कि या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ, अगर नहीं हुआ या तो उसके किसी एक पेरेंट का जन्म जो है वो इंडिया में हुआ, अगर वो भी नहीं हुआ या तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से 5 साल पहले वो इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल पहले इंडिया में ही रह रहा था, वो रह यही रहा था, राइट। शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, ही शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इस बारे में एक केस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट यू कैन से, इन रेफरेंस डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में यह बोला गया देयर इज ओनली वन डोमिसाइल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डोमिसाइल। देयर इज नो डोमिसाइल ऑफ पंजाब, कर्नाटका, आंध्रा, राइट। तो देयर इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया ओनली, क्लियर। Then next is right, Article 6. It talks about right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. अब इस आर्टिकल में हम वो वाले लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में आए पाकिस्तान से, राइट। पहले में हमने उन लोगों की बात करी जो इंडिया में डोमिसाइल के थे, अब हम वो वाले लोगों की बात कर रहे हैं जो माइग्रेट होके इंडिया में आए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मोर देन 10 lakh people migrated, right, or even much more people migrated from this country to the other, और वहां से यहाँ। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan, right, shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. Clearly, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर प्रोविजन को रीड आउट करेंगे, डोंट रश अप, डोंट मेस अप, बड़े आराम से, नॉट विथस्टैंडिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग इन आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में हमने क्या पढ़ा, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक इंसान जो इंडिया में माइग्रेट हुआ फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, मतलब अब जो पाकिस्तान का पार्ट बन गई वहां से वो इंडिया में आ गया, राइट, बी डीम्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई पाकिस्तान से तुम माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले यू आर इंडियन सिटीजन। ही और ईदर ऑफ हिज, अब ये इसके ऊपर भी उन्होंने कंडीशन लगाया, what the conditions are, he or either of his parents or any of grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted, या तो वो या उसके किसी भी ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट, ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट, कोई एक, दोनों में से कोई एक, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें से भी कोई एक, अब were born in India as defined in Government of India Act 1935, right, and अब इस कंडीशन के साथ साथ और क्या चाहिए, ये तो चाहिए, when we are reading bare provisions we just have to look on the word and or, and लिखा, इसमें अब and आ गया, that means this condition is very much necessary, इसके अगली भी necessary होगी, और आएगा या तो ये या तो वो, अब this condition is very much necessary. Next one is, in the case where such person has no migrated before the 19th day of July 1948, अब एक डे आ गई 19th of July 1948, he has been ordinary resident in territory of India since the date of his migration. In the case where such person has no
migrated. Before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. Ab since the date of his migration, he is ordinary resident and he has not migrated before the day of July 1948. 19th day of July 1948 से पहले, right? In the case where such person has so migrated or on or after the 19th day, अब 19th day of July 1948 के बाद अगर वो आया, अब this 1948 is very much important, right? अब इसको ध्यान में रखें, उसके पहले आया या उसके बाद आया। उसके पहले आया तो फर्स्ट पॉइंट में कवर हुआ, उसके बाद में आया तो सेकंड पॉइंट में। He has been registered as a citizen of India by an officer. अगर उसके बाद में आया है तो he has been registered as an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application. उसकी एक एप्लीकेशन अलाउ होनी चाहिए सिटीजनशिप की, made by him therefore to such officer before the commencement of constitution in the form and manner prescribed by that government, right? Next is provided. अब इसके अंदर एक और provided is, you can say, the condition to a condition that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. किसी भी इंसान को पॉइंट 2 के अंदर रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक वो 6 महीने तक कम से कम इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। अब मान लीजिए कोई इंसान आया 19th डे ऑफ जुलाई 1948 को इंडिया में आया या उसके बाद आया, तो कम से कम उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर ही कैन मेक एन एप्लीकेशन, राइट? सो what is the difference between Article 5 and Article 6? Just think of it. In the meanwhile, I'll grab a sip of water. Under Article 5 हमने डिस्कस करा था citizenship at the time of commencement of the constitution. वो इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के टाइम पे इंडिया के अंदर ही रहा, इंडिया के अंदर रहने वाला बंदा, वो आर्टिकल 5 के अंदर आएगा, और आर्टिकल 6 के अंदर वो आएगा जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आया। तो दो तरीके के इंसान, जो पहले से ही इंडिया में रह रहा था उसकी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में डिस्कस होगी, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आया उसकी सिटीजनशिप आर्टिकल 6 में डिस्कस होगी, राइट? सो दिस वाज आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों आर्टिकल्स के बाद एक गिफ्ट के तरीके से निकलता है आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 7 of the Constitution is talking about rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. अब वो वाले लोग जो पाकिस्तान चले गए, पहले से इंडिया में रह रहे थे, ठीक, वो तो आर्टिकल 5 वाले लोग या आर्टिकल 6 वाले लोग जब पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए, notwithstanding anything in Article 5 and Article 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. भाई आर्टिकल 5 में यू वर सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 6 में यू वर सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों की सिटीजनशिप मान लो या किसी एक की आपने ली, इन दोनों में से किसी एक की सिटीजनशिप होते हुए भी आप फिर से दोबारा पाकिस्तान में चले गए,
you are not citizen of India now, right? Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent settlement or permanent return issued by or under the authority or any law, and every such person shall be, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. अब एक इंसान या तो आर्टिकल 6 के तहत या आर्टिकल 5 के तहत इंडियन सिटीजन था, वो पाकिस्तान में चला गया, हमने बोला वो इंडियन सिटीजन नहीं, वो पाकिस्तान से दोबारा फिर इंडिया में आ गया, तो उसको इंडियन सिटीजन कैसे बोलेंगे? आर्टिकल 6 क्लॉज बी, राइट? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 8. आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट, हमने बात करी वो वाले लोग जो इंडिया के सिटीजन थे, इंडिया में ही रह रहे थे, हमने बात करी वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, हमने बात ये भी करी जो पाकिस्तान से इंडिया में आए या इंडिया में रह रहे थे वो फिर से पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान से फिर से इंडिया में आ गए। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो विदेश से, अब विदेश में अगर बात करूं तो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अनडिवाइडेड इंडिया के अलावा बाकी किसी भी कंट्री से जो इंडिया में आएगा उसकी सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये पर्संस जो हैं इनकी बात कैसे कर रहे हैं हम, ये सिटीजन इंडियन ओरिजिन के हैं पर किसी काम से बाहर गए थे, पीछे से पार्टीशन हो गया। जस्ट थिंक ऑफ दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये इंडियन ओरिजिन के, अनडिवाइडेड इंडिया के, बाहर गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कहीं भी गए, अमेरिका गए, पीछे से पार्टीशन हो गया, राइट? तो वो सिटीजन कैसे कहलाएंगे, किस देश के कहलाएंगे? Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India, वो वाला पर्सन या तो वो खुद और या उसके पेरेंट्स या एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ whose parents, कोई एक, दोनों में से कोई एक, और एनी ऑफ whose grandparents was born in India as defined in Government of India Act. Government of India, अब इंडिया क्या है? Government of India Act 1935 वाला इंडिया, as originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India. इंडिया के बाहर वो किसी भी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered. अब वो वाला इंसान किस तरीके से इंडियन सिटीजन कहलाएगा? सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई, या तो वो पैदा हुआ इंडिया में या तो वो खुद पैदा हुआ इंडिया में, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज ग्रैंडपेरेंट्स। अब वो इंसान अगर ऐसे इंडिया में पैदा हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किया गया है, और वो इंसान इंडिया के अलावा बाहर किसी भी देश में रह रहा है, अब वो इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा? इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया by the diplomatic or consular representatives of India in the country where he or, अब डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर सर्विसेज, अब ये एम्बेसी आ गई, इंडियन एम्बेसी में वहां पे एज इंडियन सिटीजन वो रजिस्टर्ड, where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representatives. वहां उसने एप्लीकेशन दी और वहां वो कह रहा है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं भाई, मुझे इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, whether before or after the commencement of constitution, चाहे वो पहले दे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दे, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India, right? Next, Article 9. Article 9 talks about persons voluntarily accepting citizenship of a foreign state
not to be citizens. अब एक इंसान आर्टिकल 5 के अंदर मान लीजिए इंडियन सिटीजन था, वो जाकर किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते, क्या हम उसको इंडिया का सिटीजन बोले? बिल्कुल नहीं। एक इंसान आर्टिकल 6 के अंदर माइग्रेट होके पाकिस्तान से आया इंडिया में, ठीक, वो किसी और फॉरेन कंट्री की या किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले, क्या उसको सिटीजन बोलेंगे? नहीं, राइट। तो ऐसा एक इंसान जिसको किसी भी आर्टिकल के अंदर इंडिया का सिटीजन बोला हो, वो किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, जब वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा, उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। He shall not be a citizen of India anymore. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily accepted the citizenship of any foreign country, right, by virtue of Article 5 or 6 या फिर Article 8. अब आर्टिकल 8 में हमने पढ़ा वो इंसान दूसरी कंट्री में रह रहा था फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस ही वाज रिसाइडिंग इन सम फॉरेन कंट्री, उसने काउंसलर सर्विसेज को एप्लीकेशन दी वहां की, और वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी, हमने बोला वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब उसने क्या कहा, वहां पीआर अप्लाई कर दिया और वो वहां का सिटीजन बन गया, वहां की सिटीजनशिप ले ली उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से। तो जब उसने जिस दिन दूसरे देश की सिटीजनशिप ली, उसी दिन से वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, राइट। आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज continuance of the rights of citizenship. It talks about every person who is or is deemed to be a citizen of India. Who is every person who is or deemed, या तो वो है या उसको माना जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provision of any law that may be made by parliament continue to be such citizen. अब ऐसा इंसान जो इंडिया का सिटीजन है या माना जाता है कि इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया का सिटीजन ही रहेगा सब्जेक्ट टू दी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड, राइट। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब पार्लियामेंट को ये वाला आर्टिकल जो है ये पावर देता है टू रेगुलेट द लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। Under this article, Parliament was having the power to enact the first act in relation to citizenship, right? The first Indian Citizenship Act was enacted by the Parliament under this article. Parliament can amend the law. Recently, in the past years, Citizenship Amendment Act was introduced. That act was providing protection to the migrants migrating from some countries to India. The condition was they are migrating because of atrocities. उनको उन देशों में वहां बहुत प्रताड़ित किया जाता है जिन वजह से वो इंडिया में माइग्रेट हो रहे हैं। अब इन डिटेल हम उन एक्ट्स के बारे में भी एज रिक्वायर्ड बात करेंगे। Currently, we are talking about the Constitution, and we will keep ourselves confined to Constitution only. The constitutional provisions in relation to citizenship. So, Parliament is having full power to enact any law in relation to citizenship, right?
So let us now discuss some of the practice questions. Question number 1 is purely for your means point of view. Discuss the concept of citizenship in India in context of Indian Constitution. So from these two topics only simpler questions are to be made. कुछ कॉम्प्लेक्स आने वाला नहीं, बहुत आसान ट्रिकी चीजें इसमें नहीं आनी. Now let us discuss another question. State, or you can say any state, can split itself in two parts. This statement is true, false, partially true, none of the above. So this statement is false. No state has the power to secede itself from the territory of India. No state has the power to split itself into any parts. No state has the power to increase the boundaries of the state or to diminish the boundaries of the state. We discussed the alterations or the request for changing of the name can only be recommended to the president by the state legislature. No bill in this regard can be introduced in any house of the parliament. Right? Previous class का एक जो question था, the DPSP in Indian Constitution were adopted or were borrowed from which constitution in the country? The answer to that was the Irish Constitution. Right? So that was all for today. I hope you are enjoying the lectures. Thank you for being with us.